नमस्ते मेरे बच्चों, क्या हाल है बेटा। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया से होगे, मज़े में होगे और अपनी स्टडी को खूब इंजॉय करोगे। बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की अपनी क्लास में। अपना टॉपिक क्या चल रहा है वो आपको पता होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम अपना टॉपिक चल रहा है। और आज इसका कौन सा लेक्चर है? इसका है लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में समझा था कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे इस्टेब्लिश होता है और इसके कितने टाइप होते हैं। और आज की क्लास में क्या करेंगे बेटा? आज की क्लास में हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था कि भाई प्रोसेस दो तरीके के होते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस और एक केमिकल प्रोसेस। तो जो केमिकल प्रोसेस है उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो बेटा डिस्कशन रहेगा वो किसके बारे में रहेगा? आज का हमारा डिस्कशन रहेगा केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस में कोई कंडीशन आती है, स्पेशल कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स क्या होंगे आज की क्लास में बेटा हम लोग केवल इतना ही डिस्कस कर पाएंगे। तो जल्दी से बिना टाइम गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ बताया था, जरा उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे H2O लिक्विड है, ठीक है, H2O लिक्विड है और ये कन्वर्ट हुआ H2O वेपर में, ठीक है। अब आप जरा एक चीज मुझे सोच के बताओ, क्या ये जो वाटर है H2O, क्या इसका फॉर्मूला चेंज हुआ? क्या ऐसा था कि ये पहले कुछ और फॉर्मूला है इसका और प्रोसेस होने के बाद कुछ फॉर्मूला और हो गया, या फिर प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद उसका जो केमिकल फॉर्मूला है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है, क्या उसमें कोई चेंज आया? केमिकल फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आया। जब केमिकल फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आया तो केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आया। जब केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आया तो उसका केमिकल बिहेवियर सेम रहा। तो चेंज क्या हुआ? भाई केमिकल फॉर्मूला सेम है, केमिकल कंपोजिशन सेम है, मतलब जो वो सब्सटेंस है वो केमिकली सेम है। तो अगर सब्सटेंस केमिकली सेम है तो डिफरेंस क्या आया? क्या चीज बदल गई? जो बदली है बेटा वो उसकी फिजिकल स्टेट बदली। पहले वो लिक्विड स्टेट में था और प्रोसेस होने के बाद वो अब केमिकल स्टेट फिजिकल स्टेट चेंज करके वेपर स्टेट में आ गया। तो आई होप बेटा आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि फिजिकल प्रोसेस क्या होते हैं। आज की क्लास में समझेंगे कि हम केमिकल प्रोसेस क्या होते हैं। तो उसके लिए पहले लिख लेते हैं एक बार। चलो जरा इस एग्जाम्पल को समझते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने लिखा है बेटा H2O लिक्विड जो है वो अभी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में नहीं समझते, केवल केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन के बारे में समझते हैं। H2O लिक्विड, और इसमें हमने किया इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब होता है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की। सफिशिएंट वोल्टेज की जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो जो H2O लिक्विड है वो टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? H2 गैस में। इसको बैलेंस कर सकते हैं, 2H2O लिक्विड, 2H2 गैस और साथ में O2 गैस। अब जरा इसको कंपेयर करो, पहले था H2O लिक्विड और प्रोसेस होने के बाद वो बन गया H2O वेपर। जरा दोनों में कंपेयर देखो बेटा। देखो यहाँ लेफ्ट साइड में तो वही है, यहाँ पे भी वाटर है और यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी फॉर्मूला H2O लिक्विड है और यहाँ पे भी फॉर्मूला H2O लिक्विड है। पहली रिएक्शन में उसका फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। जो केमिकल फॉर्मूला पहले था वही केमिकल फॉर्मूला बाद में है, मतलब उसमें केमिकली कोई भी चेंज नहीं हुआ। केमिकल कंपोजिशन चेंज है, केमिकली कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो वो फिजिकल प्रोसेस हो सकता है, केमिकल नहीं। लेकिन इस बार देखो, क्या जो चीज पहले है क्या वही चीज रिएक्शन के बाद में है, या फिर रिएक्शन से पहले केमिकली वो एक डिफरेंट सब्सटेंस था, उसका फॉर्मूला था H2, वो वाटर था, और रिएक्शन होने के बाद अब वो एक डिफरेंट सब्सटेंस बन गया। एक बन गया हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी H2 से मैच नहीं करती, ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी H2 से मैच नहीं करती, H2 और O2 की भी प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं करती, और जो वाटर है वो बिल्कुल एक केमिकली डिफरेंट है। H2 और O2 भी केमिकली डिफरेंट सब्सटेंस है। तो आप मुझे बताओ बेटा इसको क्या बोले? क्या अभी भी हम इसको फिजिकल प्रोसेस बोले, या फिर यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, केमिकल फॉर्मूले चेंज हुए हैं? जब केमिकल फॉर्मूले चेंज हुए हैं तो ये कैसी रिएक्शन होगी, कैसा प्रोसेस होगा? ये होगा बेटा अपने पास केमिकल प्रोसेस, और केमिकल प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वो हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन नहीं बोलते बेटा, लेकिन केमिकल प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोला जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि केमिकल प्रोसेस या फिर केमिकल रिएक्शन क्या होती है
और ये किस तरीके से फिजिकल प्रोसेस से डिफरेंट है। याद रखना बेटा, बहुत सिंपल सा है। फिजिकल प्रोसेस में फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस होंगे उनके फॉर्मूलों में चेंज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बेटा कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि हमने एलपीजी ली। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो अपने घरों में सिलेंडर में भर के आती है, वो मेनली क्या होती है, वो होती है मेनली बेटा ब्यूटेन। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। ये हमारे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है और इसको हमने जला दिया, ऑक्सीजन के साथ इसकी बर्निंग कर दी। जो एलपीजी गैस सिलेंडर में भरी हुई थी उसको ऑक्सीजन के साथ जला दिया। ऑक्सीजन के साथ जलने से होगा क्या, एक तो बनेगी बेटा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंस नहीं है, वो हम अपने आप कर लेंगे, बैलेंसिंग में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो रिएक्शन होने से पहले वो एक डिफरेंट सब्सटेंस था, उसका एक डिफरेंट फार्मूला था C4H10, और रिएक्शन होने के बाद अब वो केमिकली एक डिफरेंट सब्सटेंस है, उसका एक डिफरेंट फार्मूला है। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ बेटा, क्या ये फिजिकल प्रोसेस है? आप बोलोगे सर ये तो फिजिकल प्रोसेस हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो फॉर्मूला चेंज हो रहा है। फिर मैं आपसे चलो पूछता हूँ, क्या बताओ मुझे बच्चों कि जो हमारे पास, बस सोच के चलना है अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में, जो मेरे पास CO2 और H2O बना फ्यूल को जलाने से, एलपीजी को जलाने से जो CO2 और H2O गैस बनी है, क्या वो दोबारा से कंबाइन होके फिर से ब्यूटेन बना देंगी, फिर से एलपीजी बना देंगी? या फिर मैं आपको एक और बढ़िया एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारे पास एक पेपर है। ठीक है, पेपर किससे बनता है? पेपर बनता है लकड़ी से। वुड है, लकड़ी का टुकड़ा है, पेपर लिया, लकड़ी का टुकड़ा लिया, या फिर कोई भी और फ्यूल लिया, फ्यूल भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनको हमने जलाया ऑक्सीजन के साथ, तो वो जो कागज का पेपर है वो जल के क्या बन गया, वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा CO2 में, और किस में कन्वर्ट होगा, H2O में कन्वर्ट होगा। अब मुझे जरा बताओ बेटा, जो वो पेपर का टुकड़ा आपने जला दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया आपने CO2 और H2 में, क्या वो अपने आप दोबारा से पेपर में कन्वर्ट होगा? सोच लो, आपने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और आपने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में जला दिया। अब मुझे ये समझाओ बस इतनी छोटी सी बात, क्या वो लकड़ी का टुकड़ा जो जल चुका है वो दोबारा से लकड़ी के टुकड़े में कन्वर्ट होगा? आप बोलोगे सर ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब समझो बच्चों, एक बार जो बन गया वो बन गया, उसको दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए तो बन गए, परमानेंटली बन गए। जो बने हुए प्रोडक्ट हैं उनको दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो रिएक्शन है केवल एक ही डायरेक्शन में जा रही है। रिएक्टेंट केवल कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं रिएक्टेंट में। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते थे बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन, या फिर इसी को हमने एक और नाम दिया था इर्रिवर्सिबल। लास्ट टाइम हमने पढ़ा थे इर्रिवर्सिबल फिजिकल प्रोसेस। अब जरा सोच के बताओ बेटा, ये वो केमिकल प्रोसेस या फिर ये वो केमिकल रिएक्शन है जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका नाम क्या देंगे? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो बेटा, जैसे लास्ट टाइम हमने बोला था फिजिकल इरिवर्सिबल प्रोसेस, इस बार क्या बोलेंगे? इस बार बोलेंगे बेटा केमिकल इरिवर्सिबल प्रोसेस या फिर केमिकल इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये बेटा जो एग्जाम्पल है ये अपने पास केमिकल इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से वाटर को हमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू H2 और O2 में। अब बेटा जो वो वाटर था वो हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो चुका, क्या वो दोबारा से वाटर में कन्वर्ट होगा? नहीं बेटा, उस समय वो दोबारा से वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब वाटर टूट गया तो टूट गया। इवन आज भी मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए वन ऑफ द मेजर सोर्स यही है। अगर हमें हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करना है, हम हाइड्रोजन गैस को चाहते हैं कि हमारे पास बने, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई वाटर लो, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, वहां से हाइड्रोजन गैस निकल सकती है। वो जो हाइड्रोजन गैस निकली है वो दोबारा से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2O में कन्वर्ट नहीं होती। मतलब एक बार वाटर अगर टूट गया तो टूट गया, वाटर से H2 और O2 बन गया तो बन गया, दोबारा से H2 और O2 दोबारा से कंबाइन होके वाटर में कन्वर्ट नहीं होंगे। मतलब ये वो प्रोसेस है, ये वो रिएक्शन है जो कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो होना जानते हैं, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना नहीं जानते हैं। एक ही डायरेक्शन की रिएक्शन है, यूनिडायरेक्शनल की रिएक्शन है, और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा इरिवर्सिबल केमिकल
रिएक्शन या फिर इरिवर्सिबल केमिकल प्रोसेस। एक और एग्जांपल लिया है बेटा जहां पे मैंने कोल, आप समझते होगे बेटा कोल क्या होता है, कोयला होता है, सब लोग जानते हैं। कोयले को मैंने ऑक्सीजन के साथ जला दिया और कोयले के ऑक्सीजन के साथ जलने के बाद बेटा क्या बनेगा, बनेगा CO2। CO2 बना। अब जरा मुझे बताओ बेटा कोयले के जलने से CO2 बना, क्या वो CO2 दोबारा से फिर से कोयले में कन्वर्ट होगा? है तो समस्या ही हल हो जाए। आज कोयला जलाया, उसमें आग निकली, आग से खाना पकाया, जो CO2 निकली वो दोबारा से कोयले में कन्वर्ट हो गई। तो दोबारा कोयला खरीदने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी भाई? कोयला लेके आइए, CO2 में कन्वर्ट करिए, CO2 से फिर से कोयला बनाइए, फिर से जलाइए, फिर से कोयले में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर ऐसा हो जाता तो भाई कोयला बार बार खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, एक बार लाओ जिंदगी भर चलाओ। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता। एक बार अगर कोयला जल के CO2 में कन्वर्ट हो गया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा से कोयले में कन्वर्ट नहीं होती। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी रिएक्शन है जो कि केवल एक ही डायरेक्शन में जा सकती है। रिएक्टेंट को पता है कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट को नहीं पता कि दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट कैसे होंगे। तो ये बेटा एक यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है और इन्हीं रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं रिएक्शंस को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये सारी की सारी रिएक्शन बेटा क्या है, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है। आप चाहो तो बेटा साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो। ये सारी की सारी जो रिएक्शंस मैंने लिखी हैं ये कैसी हैं, दीज आर यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन, इसमें क्या होते हैं, केवल जो बेटा रिएक्टेंट होते हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट हैं उनको दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं करना है। ये वाली जो बैक डायरेक्शन की रिएक्शन है ये अलाउड नहीं होती। ये कैसी है, नॉट पॉसिबल। इन सारी की सारी रिएक्शनों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आपको याद होगा जितनी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसको हमेशा एक सिंगल हेडेड एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जो हो गया सो हो गया, उसको दोबारा से पलट नहीं सकते। आई होप बेटा आप लोगों को क्लियर होगा कि हमारे पास केमिकल प्रोसेस में एक टाइप की रिएक्शन होती है जिसको बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो क्या रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकती है? क्या जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए हैं, क्या वो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे मैंने जो लास्ट स्लाइड में लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे समझते हैं। हमारे पास H2 है और Br2 है। ठीक है, ये आपको पता होगा जो ब्रोमीन होता है ये वॉयलेट कलर का लिक्विड होता है और अगर इसको हीट करते हैं तो ये वॉयलेट कलर की ही वेपर बनाती है। H2 और Br2 ये दोनों कैसे हैं, ये मॉलिक्यूल है। आपको पता होगा ये H2 का मॉलिक्यूल है और ये किसका मॉलिक्यूल है, Br2 का मॉलिक्यूल है। अब जरा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में चलते हैं। भाई एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रखी है। उससे हमारे पास H2 मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का बना हुआ है। अब ब्रोमीन हैलोजन फैमिली का है, इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरे ब्रोमीन के आउटरमोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन्होंने भी क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली है और एक कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में भी बना हुआ होगा। अब ये मॉलिक्यूल हैं और ये कैसे हैं, क्योंकि आपको पता है भाई मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स केमिकली स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जैसे हाइड्रोजन के पहले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और पहले शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अब उसको केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। भाई केमिकल बॉन्डिंग में लोग पार्टिसिपेट ही क्यों करते हैं, क्यों एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्या रीजन है बेटा, सिंपल सा एक ही रीजन है कि भाई या तो उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है और हाइड्रोजन के केस में इसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होता है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। पहली शेल को कंप्लीट करने के लिए उसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया और H2 मॉलिक्यूल बन गया। अब आते हैं ब्रोमीन पे। ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हैलोजन फैमिली का है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी इस ब्रोमीन के पास, एक इलेक्ट्रॉन की कमी इस ब्रोमीन के पास। दोनों ने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ये भी स्टेबल, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों खुश हैं, दोनों स्टेबल हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही कैसे करते हैं, आखिर कैसे उनके बीच में रिएक्शन हुई? क्या बेटा जरा सोच के मुझे बताओ, क्या रिएक्शन ऐसी होगी? H2N ब्रोमीन जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं वो HBr बनाते हैं। जरा सोचना, क्या ऐसे रिएक्शन होती है? क्या कोयला ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही जल जाता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है? या फिर कोई पेपर है हमारे पास, पेपर का टुकड़ा जैसे ही एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में आया और उसने CO2 और H2O में कन्वर्ट हो गया? या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया और कांटेक्ट में आते ही वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो गया? या फिर कोई पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ये जैसे ही एयर में क्या है? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या ये जल जाते हैं, H2 और CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं? जरा सोचो, क्या पेपर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही जल जाता है? क्या कोयला कांटेक्ट में आते ही जल जाता है? क्या वुड, लकड़ी का टुकड़ा कांटेक्ट में आते ही जल जाता है? या फिर पेट्रोल एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या जल जाता है अपने आप? आप बोलोगे सर ऐसे तो नहीं जलता। अगर मुझे कागज के टुकड़े को जलाना है तो मुझे उसको हीट देनी पड़ेगी। अगर मुझे लकड़ी के टुकड़े को जलाना है तो मुझे उसको हीट देनी पड़ेगी। किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए बेटा एक अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है, नेसेसरी है, उसके बगैर रिएक्शन नहीं होगी। तो यही चीज हम अपने इस कॉन्सेप्ट में लगाते हैं। यहां से मैंने आपको केवल क्या समझाया कि किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए हमें उसको हीट देनी पड़ती है। किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए हमें उसको हीट देनी पड़ती है, कोई एनर्जी देनी पड़ती है। अगर वो एनर्जी दी गई है तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। एग्जांपल आपको बता देता हूं बेटा फिर से। ये कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा है और मेरे सामने क्या है? हर जगह ऑक्सीजन है, लेकिन अपने आप तो नहीं जल रहा। लेकिन इस कागज के टुकड़े को अगर मैंने माचिस के साथ हीट कर दिया, माचिस से तीली जलाई और इसको हीट कर दिया, फिर ये पूरा जल जाएगा, फिर केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है, हर रिएक्शन को कराने के लिए कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। यहां पे भी देनी पड़ेगी। H2 और ब्रोमीन जो मेरे पास है, पहले मैंने क्या किया? इनके बीच में बॉन्ड थे, मैंने एक क्लोज कंटेनर लिया। कैसा कंटेनर लिया? क्लोज कंटेनर लिया बेटा। ये एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, इसमें केवल क्या है? H2 गैस है और ब्रोमीन गैस है। फिर मैंने इसको हीट करना शुरू किया, फिर मैंने इसको क्या करना शुरू किया? हीट करना शुरू किया। हीट करने से बेटा क्या होंगे? आपको याद होगा, हीट करने से एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। आपने पढ़ा होगा काफी बार कि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के अपोजिट होती है। मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं, अभी मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूल को हीट करोगे, अगर आप मॉलिक्यूल को हीट करोगे, उनकी एनर्जी बढ़ाओगे, उनकी एनर्जी बढ़ाओगे तो उनकी स्टेबिलिटी, क्या होने वाली है? उनकी स्टेबिलिटी हो जाएगी बेटा कम। हमने इन दोनों मॉलिक्यूल को पकड़ लिया, एक ही डब्बे में बंद कर दिया है और हम उसको हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या कर रहे हैं? हम उसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं। तो होगा क्या बेटा? वो हीट जाएगी कहां? जरा सोचना। ये केमिकल बॉन्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? जिन बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग समझी होगी उनको तो बच्चे अच्छे से समझ में आएगा, 12th वालों को भी समझ में आएगा, ड्रॉपर वालों को भी समझ में आएगा। लेकिन जिस बच्चे ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी है अच्छे से और सीधे आके बैठ गया है, थर्मोडायनेमिक का आइडिया नहीं है और सीधे आके बैठ गया है, तो उसको दिक्कत जरूर आएगी। तो मैंने क्या किया बेटा? ये जो मैं एनर्जी दे रहा हूं, ये एनर्जी मैं क्यों दे रहा हूं? ये एनर्जी दे रहा हूं मैं बॉन्ड तोड़ने के लिए। बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। मैंने ये जो हीट किया, इससे मैंने H2 मॉलिक्यूल को एनर्जी दी। H2 मॉलिक्यूल की एनर्जी हमने मान ली X एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, ये जो
H2 मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड है वो टूट गया। अब मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड टूट गया, दोनों एटम अलग अलग हुए, तो क्या हो गया, जो हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो गया 2 हाइड्रोजन एटम में। ये जो मॉलिक्यूल था, ये जो मॉलिक्यूल है, ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, एटम्स में कन्वर्ट हो गया। कब, जब उसने बॉन्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब याद रखना, आपको थोड़ी देर में बेटा याद रखना है कि यहां पे अब H2 मॉलिक्यूल नहीं होगा, वो किस में टूट चुका है, एटम्स में टूट चुका है। एक एटम हाइड्रोजन का ये और एक एटम हाइड्रोजन का ये। अब जरा सोचो, ब्रोमीन को जब हम हीट दे रहे होंगे तो क्या वो केवल हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेगा, जो आपने हीट दी क्या वो केवल हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेगा, नहीं, वो एनर्जी ब्रोमीन भी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अगर यही एनर्जी ब्रोमीन ने एब्जॉर्ब करी, अगर यही एनर्जी ब्रोमीन ने एब्जॉर्ब करी, मान लो वाई एनर्जी ब्रोमीन ने एब्जॉर्ब करी, तो जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है वो वाई एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो उसकी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी होगी। जो क्या होगी उसकी, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी वाई एब्जॉर्ब करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद उस कंटेनर में ब्रोमीन के मॉलिक्यूल नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, ब्रोमीन के एटम्स, ब्रोमीन के एटम्स। अब आप जरा सोचो कौन कौन आपस में टकरा रहे हैं भाई, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से टकरा सकता है और एक ब्रोमीन दूसरे ब्रोमीन से भी टकरा सकता है। मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता, आप प्रोबेबिलिटी सोचते रहना बेटा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से भी टकरा सकता है और ब्रोमीन ब्रोमीन से भी टकरा सकता है। लेकिन क्या आप झुटला सकते हो, मैं बोलता हूं हाइड्रोजन और ब्रोमीन की टक्कर हुई, क्या आप बोलोगे नहीं हुई होगी सर, नहीं हो सकती, आप मना कर सकते हो, सोच लेना बेटा। भाई एक कमरे में हाइड्रोजन भी बंद है और ब्रोमीन भी बंद है, आपस में टकरा रहे हैं, तो क्या केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन टकराएंगे, क्या हाइड्रोजन और ब्रोमीन नहीं टकराएंगे? तो जरा सोचो बेटा, अगर हाइड्रोजन और ब्रोमीन टकरा गए, पहले वो अनस्टेबल है, एटम्स है, उनको स्टेबल होने के लिए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हाइड्रोजन और ब्रोमीन टकरा गए तो अब वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर लेगा और क्या बना देगा, HBr मॉलिक्यूल बना देगा। दूसरा जो हमारे पास ब्रोमीन है वो भी हाइड्रोजन से टकरा सकता है और वो भी क्या करेगा, वो भी H और ब्रोमीन आपस में टकरा के वो भी क्या हो सकते हैं, HBr में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप जरा सोचो बच्चों कि हमारे पास पहले कंटेनर में क्या था, पहले कंटेनर में केवल H2 और ब्रोमीन था, HBr अभी नहीं बनाए। मान लो इसका हमारे पास 1 मोल है, इसका हमारे पास 1 मोल है, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो ये कितना होगा, 0 मोल होगा। जैसे जैसे बेटा आप इसको हीट करोगे, जैसे जैसे आपको हीट करोगे, H2 के मॉलिक्यूल्स टूटते जाएंगे, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल टूटते जाएंगे और वो किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, H2 और Br2 में कन्वर्ट होते जाएंगे। मतलब हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन थोड़ी देर के बाद कम हो जाएगा, ब्रोमीन का कंसंट्रेशन थोड़ी देर के बाद कम हो जाएगा, कम होके वो गए कहां, वो ब्रोमीन में कन्वर्ट हो गए। मान लो जब हमारे पास 10% डिसोसिएशन हुआ, हाइड्रोजन कितना डिसोसिएट हो गया, 10% डिसोसिएशन हो गया, तो 1 में से 10% 0.1 मोल हाइड्रोजन के खत्म हो गए। हाइड्रोजन के मोल कितने बचे, हाइड्रोजन के मोल बचे 0.9 मोल। इसी तरीके से जरा ब्रोमीन के बारे में सोचना, अगर 1 मोल ब्रोमीन हाइड्रोजन का है तो 1 मोल ही ब्रोमीन का चाहिए। तो अगर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के 0.1 मोल ने पार्टिसिपेट किया तो ब्रोमीन के भी 1 मोल में से 0.1 मोल खत्म हो जाएगा और ब्रोमीन के कितने मोल बचेंगे, 0.9 मोल बच जाएंगे। अब जरा सोचो बेटा, अगर इसका हाइड्रोजन का 1 मोल ब्रोमीन के 1 मोल से रिएक्शन करता है तो HBr के 2 मोल बनते हैं। अगर हाइड्रोजन का 1 मोल ब्रोमीन के 1 मोल से रिएक्शन करता है तो HBr के 2 मोल बनते हैं। तो अगर हाइड्रोजन का 0.1 मोल ब्रोमीन के 0.1 मोल से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो वहां पे HBr के कितने मोल बनेंगे, 0.2 मोल बनेंगे। ठीक है, तो आप देखो बेटा, जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी, जो हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, जो हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है विद द टाइम वो कम होगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद द टाइम कम हो रहा होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद द टाइम बढ़ रहा होगा। तो पहले इस कंटेनर में इनिशियली केवल हाइड्रोजन और ब्रोमीन थे,
ध्यान से सोच लेना बेटा, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो वहां पे केवल हाइड्रोजन गैस थी और ब्रोमीन गैस थी। केवल आप ही अपनी मदद कर सकते हो, कोई बाहर वाला नहीं आएगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, लेकिन आपको बेटा अपना दिमाग तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। जरा सोचो, पहले उस कंटेनर में केवल हाइड्रोजन और ब्रोमीन था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। थोड़ी देर के बाद उस कंटेनर में अब क्या होगा, अब उस कंटेनर में H2 भी होगा। H2 के कितने मोल हैं, 0.9 मोल होंगे। थोड़ी देर के बाद उस कंटेनर में ब्रोमीन भी होगा, ब्रोमीन के कितने मोल होंगे, 0.9 मोल होंगे। और थोड़ी देर बाद उस कंटेनर में HBr भी होगा, HBr के कितने मोल होंगे, HBr के 0.2 मोल होंगे। जैसे 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 रिएक्शन होती जाएगी, H2 का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ब्रोमीन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का भी, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। अब मान लेते हैं बेटा, जब हमारे पास 50% डिसोसिएशन हो गया, H2 और ब्रोमीन 50% डिसोशिएट हो चुके हैं, तो जरा सोचो, ये मोल कॉन्सेप्ट स्टोइकियोमेट्री वाली मैं आपको रिएक्शन करके दिखा रहा हूं भाई। इसका इनिशियली 1 मोल था, इसका इनिशियली 1 मोल था, इसका इनिशियली 0 मोल था। अब रिएक्शन 50% हो गई, यील्ड 50% है, तो 1 में से 0.5 मोल खत्म हो गया, कितना बचा है, 0.5 मोल बचा है। यहाँ पे भी 1 मोल में से 0.5 मोल खत्म हो गया, कितना बचा, 0.5 मोल बन गया। और यहाँ पे बच गया 0.5 मोल बच गया, और यहाँ पे कितना बना होगा, यहाँ पे बेटा 1 मोल बना होगा। भाई इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन के 2 बनाते हैं, तो हाइड्रोजन के जब 0.5 मोल की रिएक्शन ब्रोमीन के जब 0.5 मोल से होगी तो HBr का 1 मोल बनेगा। इस कंडीशन में उस कंटेनर में अब क्या होगा बेटा, अब उस कंटेनर में 0.5 मोल होगा हाइड्रोजन का, 0.5 मोल होगा ब्रोमीन का, और 1 मोल होगा किसका, 1 मोल होगा HBr का। अब आपको सोचना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये चीज आप समझ जाओगे, केमिकल इक्विलिब्रियम के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। आप इसको अभी भी हीट कर रहे हो, आप इसको अभी भी एनर्जी दे रहे हो। इस समय कंटेनर में H2 भी है, ब्रोमीन भी है और HBr है। मुझे बताओ बेटा, सिंपल एक ही बात, कौन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? ये जो मैं हीट दे रहा हूं, क्या इस हीट को केवल हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेगा? ये जो मैं हीट दे रहा हूं, क्या इस हीट को केवल ब्रोमीन एब्जॉर्ब करेगा? भाई पहले की बात दूसरी थी, पहले कंटेनर में केवल H2 और Br2 थे, वो ही हीट एब्जॉर्ब कर सकते थे। लेकिन अब कंटेनर में H2 और Br2 के साथ साथ एक नया सब्सटेंस HBr है। कोई भी बच्चा गारंटी देके बताए कि सर ये एनर्जी अभी भी H2 और ब्रोमीन ही एब्जॉर्ब करेंगे, ये एनर्जी HBr एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भैया? उसी कंटेनर में तो है भाई, एनर्जी तो मिल रही है उसको। भाई अभी इस कंटेनर, इस रूम में मैं खड़ा हूं, ये रोशनी मुझे को मिल रही है। अगर आप इस रूम में खड़े होते तो आपको ये रोशनी नहीं मिलेगी, आपको ये एनर्जी नहीं मिलेगी। आपके 4-5 दोस्त और आ जाए इसी रूम में, क्या केवल केवल लाइट एनर्जी मुझे मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी? क्या आपके दोस्तों को नहीं मिलेगी? सबको मिलेगी। तो ऐसे ही हमने जो उसको हीट किया, हमने उसको जो थर्मल एनर्जी दी, वो H2 को भी मिलेगी, ब्रोमीन को भी मिलेगी, और HBr भी उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि HBr भी उसी कंटेनर में। तो अब जरा बेटा जरा सोच के बताओ, पहले क्या हुआ? पहले जब एनर्जी H2 और Br2 ने एब्जॉर्ब करी थी तो उसने बनाया HBr। अब हमारे पास कंटेनर में HBr है, अब हमारे पास कंटेनर में HBr है। जब मैंने इसको हीट दी, इसको एनर्जी दी, तो पहले मैंने H2 के बॉन्ड और Br2 के बॉन्ड तोड़े थे। क्या आप मुझे बताओ, क्या HBr का बॉन्ड नहीं टूट सकता? क्या HBr का बॉन्ड नहीं टूट सकता? भाई कोई ना कोई कंडीशन पे तो HBr का भी बॉन्ड टूट जाएगा। मान लो ये एनर्जी कितनी है, ये एनर्जी है Y, ये एनर्जी कितनी है, Y एनर्जी है। HBr के बीच का बॉन्ड टूट गया और वो हाइड्रोजन एटम और ब्रोमीन एटम में कन्वर्ट हो गया। अब जरा इनके बारे में सोचो, उस कंटेनर में बहुत सारे H और Br होंगे, बहुत सारे। अब फिर से वही चीज आ गई, क्या अभी भी केवल H और Br ही कोलिजन करेंगे? क्या
इस H की रिएक्शन दूसरे H से नहीं हो सकती? सोच लो, क्या अभी भी Br और H कोलिजन करेंगे? क्या इस ब्रोमीन की रिएक्शन दूसरी ब्रोमीन से नहीं हो सकती? सोच लो, क्या हो अगर H और H आपस में कोलाइड करें और चिपक जाएं, बॉन्ड बना लें? क्या हो अगर एक ब्रोमीन दूसरे ब्रोमीन से टकराए, आपस में बॉन्ड बना ले और चिपक जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या आप लोग बिल्कुल बोल दोगे सर ये तो इम्पॉसिबल है? अरे भैया क्यों इम्पॉसिबल है? सारे के सारे सेम कंटेनर में ही तो है। जब पहले हमने H और Br को जोड़ के HBr बना दिया, तो जब HBr टूटेगा, उसके टूटने से H भी बनेगा, हाइड्रोजन एटम भी बनेगा और ब्रोमीन एटम बनेगा। अगर एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से जुड़ गया तो क्या बनेगा? तो बेटा H2 बन जाएगा। एक ब्रोमीन एटम अगर दूसरे ब्रोमीन एटम से जुड़ गया तो क्या बनेगा? तो बन जाएगा बेटा Br2। तो अब आप मुझे बताओ, क्या यहां पे प्रोडक्ट के दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं कि नहीं है? सोच लो, कमेंट करके बताना। क्या केवल यहां पे रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, या फिर यहां पे, क्योंकि रिएक्शन क्लोज कंटेनर में हो रही है, HBr भी उसी बर्तन में है जिस बर्तन में H2 और ब्रोमीन था, उसी कंटेनर में HBr है। जब H2 और Br2 टूटे, उन्होंने बनाया HBr। जब HBr टूटेगा तो क्या वो दोबारा से H2 और Br2 नहीं बना सकते? सोच लो। तो आई होप मैक्सिमम बच्चों को अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर। जैसे H2 और Br2 मिलके HBr बना सकते थे, H2 टूटा, Br2 टूटा और उन्होंने HBr बनाया। इसी तरीके से HBr भी टूट सकता है और वो टूटने के बाद H2 और Br2 बना सकता है। मतलब सिंपल सा कहने का है बेटा, जो रिएक्शन अभी केवल जो रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, वो ही रिएक्शन थोड़ी देर के बाद बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है। मतलब ये एक ऐसी रिएक्शन हो गई जो दोनों डायरेक्शन में जा रही है। और जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जाएगी उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा कि देखो पहले रिएक्शन कैसी थी? पहले रिएक्शन थी इरिवर्सिबल। पहले रिएक्शन कैसी थी? इरिवर्सिबल थी, केवल H2 और Br2 HBr में कन्वर्ट हो रहे थे। फिर प्रोडक्ट भी कन्वर्ट होने लगे रिएक्टेंट में, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब आप सोचो कि H2 और Br2 आपस में जब रिएक्शन कर रहे होंगे तो वो बना रहे होंगे 2HBr। इनिशियली इन दोनों का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कितना है? 0। इनिशियली केवल कंटेनर में H2 और Br2 है, तो कौन आपस में टकराएंगे? किसकी कोलिजन्स होंगी भाई? जब इनिशियली कंटेनर में H2 और Br2 है तो यही टकराएंगे, इन्हीं की कोलिजन होगी। मतलब इनिशियली केवल रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में हो रही थी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन के दौरान बेटा ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है विद द टाइम, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद द टाइम ये कैसा होगा? डिक्रीज होगा। और जैसे जैसे ये खत्म होता जाएगा, जैसे जैसे H2 और Br2 कंज्यूम होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे HBr का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। मतलब इसका कंसंट्रेशन विद द टाइम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद द टाइम बढ़ रहा होगा। आई होप ये क्लियर होगा। तो अब जरा सोचो, पहले भाई इनका कंसंट्रेशन ज्यादा था, इनके मॉलिक्यूल ज्यादा थे, तो इनके बीच में कोलिजन भी ज्यादा थी। कुछ देर के बाद इनका कंसंट्रेशन कम हो गया, भाई रिएक्टेंट तो अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं ना, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो उनके बीच में होने वाली कोलिजन्स भी क्या हो गई होंगी? अभी भी ज्यादा होंगी कि कम हो गई होंगी? कम हो गई होंगी। अब जरा सोचो, इनिशियली जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 था तो उनके बीच में कोलिजन्स कितनी थी? उनके बीच में कोलिजन्स भी कितनी होंगी? 0 ही होंगी। लेकिन हल्के 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 उनका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। जब उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उनके बीच में क्या होने वाली कोलिजन्स नहीं बढ़ेंगी? सोचो जरा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद द टाइम कम हो रहा है, ध्यान रखना, रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन विद द टाइम कम हो रहा है। प्रोडक्ट बढ़ रहा है, उसका कंसंट्रेशन विद द टाइम बढ़ रहा है।
अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो उनके बीच में टकराने की कोलिजन्स, आपस में टक्करें भी कम हो रही होंगी। भाई ज्यादा सैनिक है, ज्यादा सैनिक टकराएंगे, सैनिक कम हो गए तो कम टकराएंगे। इसके मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहे हैं, इसलिए इसका कोलिजन्स भी कम होता जा रहा है। कितनी तेज रिएक्शन हो रही है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा रेट से। रिएक्शन कितनी तेज हो रही है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेट से। अगर भाई ज्यादा कोलिजन होंगे तो रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगी, रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। दोबारा बोलता हूं, अगर मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा तेजी से टकरा रहे होंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, तेज हो रही होगी, उसकी रिएक्शन करने का रेट ज्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूल कम हो गए तो उनके आपस में टकराने का रेट 1 सेकंड में कोलिजन्स पहले से कम होंगी। जब कोलिजन पहले से कम होंगी तो रेट कम हो जाएगा। तो आप जरा सोचो बेटा, और सोच के मुझे बताओ कि जो यहां पे रेट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन का, जरा सोचना और बताना। पहले भाई कंसंट्रेशन ज्यादा है, कोलिजन ज्यादा है, तो रिएक्शन का रेट भी ज्यादा था। अब कंसंट्रेशन कम हो गया, कोलिजन कम हो गया, तो रिएक्शन का रेट बताओ बेटा ज्यादा हो रहा होगा कि कम हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। तो याद रखना बेटा, विद द टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कम हो रहा होगा। अब जरा सोचो, पहले कंसंट्रेशन 0 था, कोलिजन 0 थी, तो रेट भी कितना था? रेट भी भाई 0 ही होगा। भाई जब आपस में मॉलिक्यूल कोलाइड ही नहीं कर रहे हैं तो रेट कितना? 0 होगा। लेकिन हल्के 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 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उनके बीच में होने वाली कोलिजन्स बढ़ेंगी। तो अब आप बताओ मुझे रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, बेटा आप जरा सोच के बताओ क्या होगा। भाई जब आपस में मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, तो उनके बीच में टक्करें भी ज्यादा हो रही होंगी, और जब उनके बीच में टक्करें भी ज्यादा हो रही होंगी तो वो ज्यादा तेजी से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो बेटा यहां पे क्या होगा? आप बोलोगे रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बढ़ रहा होगा। बेटा याद रखना, मैंने बताया आपको क्या क्या बताया मैंने? विद द टाइम, विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतेगा क्या क्या हमें पता चलेगा? हमें पहली चीज पता चलेगी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रहा होगा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा। आप बोल सकते हो कोलिजन्स जो होंगी किसकी? रिएक्टेंट की। ये विद द टाइम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन विद द टाइम कम हो रही होंगी, और कोलिजन्स किसकी? कोलिजन्स प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन विद द टाइम बढ़ रही होगी। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन विद द टाइम कम हो रही होगी, और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल की कोलिजन विद द टाइम बढ़ रही होगी। तो रेट यहां पे क्या हो रहा होगा बेटा? यहां पे रेट विद द टाइम, क्योंकि अब कम मॉलिक्यूल हैं, कम टकराएंगे तो रेट कम हो गया, और यहां पे अब पहले से ज्यादा मॉलिक्यूल है, ज्यादा टकराएंगे तो यहां पे रेट बढ़ेगा। तो बेटा याद रखना है क्या कि रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम होगा, रेट भी कम होगा। प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन बढ़ेगा और प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। क्या? अब एक चीज सोचो, लास्ट पॉइंट है, फिर उसके बाद जो थ्योरी है उस पर चलेंगे। भाई मैंने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ क्या था? ये ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। देखो इनिशियली भाई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, ज्यादा तेजी से आपस में टकरा रहे होंगे तो उनका रेट भी ज्यादा होगा। प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल 0 हैं, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल 0 हैं, और कोलिजन कितनी हो रही होंगी? 0, तो आपस में उनका रेट भी कितना होगा? 0 ही होगा। तो देखो अभी मैंने आपको समझाया विद द टाइम क्या हो रहा होगा बेटा? विद द टाइम जो हमारे पास विद द टाइम क्या हो रहा होगा बेटा? विद द टाइम हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कम हो रहेंगे तो उसका रेट भी कम हो रहा होगा। विद द टाइम प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बढ़ रहे होंगे तो उसका रेट बढ़ रहा होगा। आप जरा सोचो क्या ग्राफ बन रहा है भाई? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का रेट कम हो रहा है और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल का रेट बढ़ रहा है। ये
रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाइट वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये ग्रीन वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन ये वाली रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और बैकवर्ड डायरेक्शन ये वाली रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में। विद द टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, रेट भी कम होता जाएगा, विद द टाइम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और रेट भी बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी बेटा, उस कंडीशन पे एक कंडीशन कोई ऐसी आएगी, उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। जब बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाए, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसी कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शन में आया, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कौन सी रिएक्शन में आया, केमिकल रिएक्शन में आ गया, इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं इट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। एक बार बेटा थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। देखो पहले रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, ध्यान से सुनना बेटा, पूरा सारा रिवाइज करवाऊंगा थोड़ी सी देर में। पहले रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, विद द टाइम रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी, लेकिन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बहुत ज्यादा होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बहुत कम होगा। जैसे इनिशियली देखो अगर इनिशियली हम कोई डाटा देखें तो इनिशियली देखो, इनिशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट ज्यादा है और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कम है, लेकिन विद द टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन पहले से कम हो गया और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन पहले से बढ़ गया। तो हल्के हल्के फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कम हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ रहा है जब दोनों बराबर हो गए। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन बराबर हो गए, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, उस कंडीशन को अपन लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और याद रखना, रिवर्सिबल रिएक्शन जब भी होगी तो वहां पे एक टाइम के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा। आप बोल सकते हो कि जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, ध्यान से सुनना, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में बने, जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, उतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए। अगर एक सेकेंड में 4 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए 4 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में, तो उसी एक सेकेंड में 4 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए होंगे 4 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, मतलब बराबर। मैंने आपको दिया और आपसे इससे वापस ले लिया, आप और मेरे बीच में एक्सचेंज हो रहा है। मैं 100 रुपए आपको दे रहा हूं, आप 100 रुपए मुझे वापस दे रहे हो, जितना मैं आपको दे रहा हूं उतना ही आप मुझे वापस दे रहे हो। अगर 4 प्रोडक्ट बने तो 4 प्रोडक्ट टूट भी गए, अगर 4 रिएक्टेंट टूटे तो 4 रिएक्टेंट बन भी गए, क्योंकि दोनों का रेट बराबर है। जिस रेट से रिएक्टेंट टूट रहा है उसी रेट से रिएक्टेंट बन रहा है, जिस रेट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट टूट भी रहा है, तो दोनों का रेट बराबर आ गया। फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट एक दूसरे के बराबर आ गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। जरा इसको जल्दी से देखते हैं। मैंने काफी आपको डिटेल में समझाया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो बेटा क्या क्या लिखा हुआ है, जरा देखते हैं। देखिए, whenever reaction occurs in the closed container, reaction never goes for the completion। अब आप सोचो, जो मैंने अभी आपको रिएक्शन समझाई है, क्या वो रिएक्शन कभी कंप्लीट होगी? H2 और Br2 ये केमिकल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, बना रहे हैं 2HBr। आप सोचो, आपके और मेरे बीच में कुछ एक्सचेंज हो रहा है, मैं 100 रुपए आपको दे रहा हूं, जैसी आपको मैंने दी आपने मुझे वापस दे दिए, तो ये एक्सचेंज कब कंप्लीट होगा, कब रिएक्शन कंप्लीट होगी? सोचो जरा भाई, जब क्लोज कंटेनर में हमने कोई रिएक्शन कराई तो जितना रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट में, उतना ही प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा था रिएक्टेंट में। तो रिएक्शन आखिर कंप्लीट कब होगी? आपके और मेरे बीच में जो 100 रुपए का एक्सचेंज हो रहा है, आखिर वो कंप्लीट कब होगा?
भाई मैंने जैसे ही आपको दिया आपने मुझे वापस दे दी, मैंने फिर से दी फिर से आपने वापस दे दी, तो एक्सचेंज तो ये चलता रहेगा। तो किसी ने पूछा भाई अमित आपके पास कितने पैसे हैं, मैंने कहा मेरे पास किसी इंस्टेंट पे 100 रुपए है, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको दिया आपने वापस दे दिए। आपसे किसी ने पूछा कि भाई आपके पास कितने पैसे हैं, आप भी बोलोगे सर मेरे पास भी 100 रुपए हैं, क्योंकि जैसे ही मुझे मिलते हैं मैं दे देता हूं, फिर से सर दे देते हैं। तो किसी एक इंस्टेंट पे मेरे पास भी 100 रुपए थे और आपके पास भी कितने थे, 100 रुपए थे। अब वो बंदा नोट करके चला गया कि भाई अमित के पास 100 रुपए हैं और इसके स्टूडेंट के पास भी 100 रुपए हैं। 2 घंटे बाद आया और अपना ये एक्सचेंज चल रहा है, अपन लोग नोटों की अदला बदली कर रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूँ 100 रुपए, आप मुझे दे रहे हो। 2 घंटे के बाद उसने पूछा भाई अमित अब तुम्हारे पास कितने हैं, मैं बोलूंगा अभी भी 100 रुपए हैं। और आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर अभी भी मेरे पास 100 रुपए हैं। और उसने पूछा भाई ये तुम्हारा एक्सचेंज होगा कब कंप्लीट, कब इसको कंप्लीट करोगे, कब ये तुम्हारे बीच का एक्सचेंज जो है वो कंप्लीट होगा। तो आप बोलोगे सर अभी तो ये चल रहा है, चलता ही रहेगा। तो अब जरा सोचो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या होगा बेटा। जैसे ही रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में, अगर मान लो 4 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट भी 4 मॉलिक्यूल टूट गए और वो तुरंत रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए। तो रिएक्टेंट जितने टूटे उतने ही बन गए और प्रोडक्ट जितने बने उतने ही टूट गए। तो आप मुझे बताओ, आपको लगेगा थोड़ी बात यार ये हो क्या रहा है, ये एक्सचेंज तो पूरा ही नहीं हो रहा। 4 बने 4 फिर से टूट गए, 4 टूटे 4 बने, 4 टूटे 4 बने। तो ये रिएक्शन क्या होगी, ऐसा लगेगा कि भाई रिएक्शन हो ही नहीं रही है। अब जैसे किसी आदमी को मैं आके बताऊं जिसने हमसे पूछा कि भाई आपके पास कितने पैसे हैं, वो किसी थर्ड पर्सन के पास गया और उन्होंने बोला यार अमित के पास भी 1 घंटे पहले 100 रुपए थे और उसके स्टूडेंट के पास भी 100 रुपए थे। 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद भी अमित के पास 100 रुपए थे और उसके स्टूडेंट के बीच में भी 100 रुपए थे, उसके स्टूडेंट के पास भी 100 रुपए थे। क्या उन दोनों के बीच में कोई एक्सचेंज हो रहा होगा? भाई दोनों के पास पैसे तो उतने ही है। तो वो जो थर्ड पर्सन है, जो तीसरा आदमी बोला यार उनके पास 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले हमेशा 100 रुपए हैं, तो उनके बीच में कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। तो उसको लगेगा कि हमारे बीच में एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हमारे बीच में रिएक्शन स्टॉप हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, रिएक्शन अभी भी डायनेमिक है, अभी भी हो रही है। आप मुझे दे रहे हो, मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे दे रहे हो, मैं आपको दे रहा हूं। लोगों को लगेगा कि रिएक्शन रुक चुकी है, लेकिन आपकी और मेरी रिएक्शन अभी भी चालू है। तो यही है बेटा, whenever a reaction occurs in a closed container, it never goes for the completion. Reactants are still present in the container, but they does not appear to be converted into the product. Reactant होंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा हो कि वो किस में कन्वर्टर होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्टर होंगे। रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन appear to be stop। कोई बाहर वाला आदमी जिसको पता चला भाई 1 घंटे पहले भी 100 रुपए, 2 घंटे बाद भी 100 रुपए, 2 दिन के बाद भी 100 रुपए और 2 महीने के बाद भी 100 रुपए, तो उनके बीच में कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, उनके बीच में एक्सचेंज रुक चुके हैं। लेकिन क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है बेटा, एक्सचेंज तो हो रहे हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे मैंने आपको फिर से समझाने की स्टार्टिंग कोशिश करता हूँ। पहले H2 और Br2 थे, HBr में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर अब HBr आ चुका है, HBr भी H2 और Br2 में कन्वर्ट होगा। मतलब यहाँ पे रिएक्शन कैसी हो रही थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही थी, केवल फॉरवर्ड रिएक्शन ओनली। यहाँ पे फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है, लेकिन देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट मैंने बड़ा एरो दिखाया, फॉरवर्ड में बड़ा एरो दिखाया, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट ज़्यादा होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कम होगा। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट ज़्यादा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट ज़्यादा है और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कम है। आपको बताया अगर सफिशिएंट टाइम दें तो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अभी आपको समझाया था, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी वहां पे बेटा, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, जहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। और जब ये रेट बराबर हो जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेटा द कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है बच्चों जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाता है। इन reversible reaction a condition arises where rate of forward direction becomes equal to the rate of reverse reaction or backward direction. This is called the equilibrium state or chemical equilibrium.
एट इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई 2 घंटे 1 घंटे पहले आपके पास कितने रुपए 100, मेरे पास भी कितने रुपए 100, 4 घंटे बाद भी आपके पास 100, मेरे पास भी 100, 2 महीने बाद भी आपके पास 100, मेरे पास भी 100, तो अपनी मनी तो कांस्टेंट है। तो क्या हो जाता है बेटा, क्या होता है कि कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ना ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फर्दर डिक्रीज होगा, ना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फर्दर इंक्रीज होगा। concentration of reactant does not decrease with the time and concentration of product does not increase with the time। तो बेटा ये मैंने आपको ग्राफ समझाया था। इनिशियली केवल रिएक्टेंट है, इसको डाटा से लेके समझते हैं। मान लो इसको तो ऐसे ही समझ लेते हैं बेटा, अभी मैंने आपको समझा ही दिया। इनिशियली ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। भाई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और इनिशियली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, 0। तो प्रोडक्ट का रेट कितना होगा, 0 होगा। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट है और ये किसका रेट है, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कम होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ेगा। और जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बेटा अपन लोग केमिकल इक्विलिब्रियम। इट इज द कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसको बोलेंगे टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम। ये ग्राफ रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन वाला ग्राफ रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा याद रखना रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमेशा ऐसे ही आएगा। ये ग्राफ फिक्स है, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमेशा ऐसे ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ ये ही बनाना है बेटा, ध्यान रखना। कोई भी बोले रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, आप ये ही बनाओगे। क्या बनाओगे, आप बनाओगे कि भाई एक साइड में लिखा वाई एक्सिस पे रेट लिखा और एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा। दिमाग में क्या रखना है भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कम हो रहा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ेगा, और ये जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जाए, वो ही कंडीशन क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। बेटा इतना याद रखना है। फिर अब आते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं बेटा। इसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। मान लो इसका बेटा इनिशियली 1 मोल है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। इसका 1 मोल है, इसका 0 मोल है। मान लेते हैं जब इक्विलिब्रियम आया तो 40% ये डिसोशिएट हो चुका था, A 40%, मतलब 1 में से 40% मतलब 0.4 मोल खत्म हो गए, बचे कितने, 0.6। एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनता है, तो अगर 0.4 खत्म हुआ तो ये कितना बनाएगा, 0.4 बना होगा। अब आप सोचो कैसे बनाना है इसको। इनिशियली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है 1, और इनिशियली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है 0। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 से कम होके कहां पे जाके रुका, 0.6 पे। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 से कम होना स्टार्ट हुआ और 0.6 पे जाके कांस्टेंट हो गया। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जरा सोचो, इनिशियली जो हमारा प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन था कितना, 0, और बाद में जाके कितना हो गया, 0.4। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ा, 0 से बढ़ के कहां पे जाके कांस्टेंट हुआ, 0 से बढ़ के 0.4 पे जाके कांस्टेंट हो गया। तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। जब दोनों का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब दोनों का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर हो गया, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, तो हम बोलते हैं अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। ये पहला ग्राफ था। अगर मान लो बेटा इसमें डाटा चेंज कर दिया जाए, अब मैं बोलूं भाई इसका भी 1 मोल है और इसका 0 मोल है, लेकिन इस बार 50% डिसोशिएट करो, A को 50% डिसोशिएट करो R को, तो 1 का 50% डिसोशिएट होगा, कितना डिसोशिएट हो गया, 1 में से 50% मतलब 0.5 मोल डिसोशिएट हुए, बने कितने, 0.5 मोल बचे। एक R एक P बनाता है तो 0.5 मोल ऑफ R क्या बनाएंगे, 0.5 मोल ऑफ P बनाएंगे। अब आप सोचो जरा बेटा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, 1, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनिशियली कितना है, 0,
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हुआ, कहां पे जाके कांस्टेंट हुआ 0.5 पे जाके, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है, कहां पे जाके कांस्टेंट हुआ 0.5 पे जाके कांस्टेंट हुआ। तो बेटा आप देखो पिछली बार हमारा ग्राफ कुछ और आया था जब हमने 40% डिसोसिएशन लिया था, तो ये ग्राफ आया था। अब मैंने डिसोसिएशन 50% लिया, तो ग्राफ कुछ और आ सकता है। एक और देखते हैं, अगर मान लो फिर से इसका 1 मोल है, इसका 0 मोल है, लेकिन इस बार डिसोसिएशन कितना है 70% है, जो रिएक्टेंट है वो 70% डिसोसिएट हो जाता है। तो 1 में से 70% खत्म हो गया, कितना खत्म हो गया 1 में से 0.7 खत्म हो गया, कितना बचा 0.3 बचा। आर का 1 मोल प्रोडक्ट का 1 मोल बनाता है, तो 0.7 मोल ऑफ आर, रिएक्टेंट के जब 0.7 मोल टूटे होंगे तो जाके प्रोडक्ट के 0.7 मोल बने होंगे। अब जरा इसको बनाते हैं। इनिशियली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है 1 से कहां पे जाके कांस्टेंट हुआ 0.3 पे, 1 से कंसंट्रेशन कम होता गया और 0.3 पे जाके कांस्टेंट हो गया। इनिशियली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना था, इनिशियली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था 0, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ा और ये कहां पे जाके कांस्टेंट हुआ, ये 0.7 पे जाके कांस्टेंट हुआ। तो आप खुद सोचो बेटा, क्या कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कांस्टेंट है या फिर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ चेंज हो सकता है? तो आप बोलोगे सर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ चेंज हो सकता है। जैसे कुछ और ग्राफ बनाते हैं, जैसे मेरे पास है 2HCl, या फिर इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं H2 प्लस Cl2 प्रोवाइडिंग 2HCl। ध्यान से बनाना बेटा अब ये, क्योंकि ये आपका स्टाइकियोमेट्री वाला पोर्शन है मोल कॉन्सेप्ट का। मेरे पास इसके इनिशियली 2 मोल है और इनिशियली मेरे पास इसके 4 मोल है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो इसके कितने मोल होंगे, इसके मोल होंगे 0। ये मुझे गिवन है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम कितना है 50%, 50% है। तो आप जरा सोचो बेटा, जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो H2 50% टूट जाएगा, मतलब 2 मोल में से 50%, 1 मोल टूट गया होगा तो बचा कितना होगा 1 मोल बचा होगा। तो जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो H2 का कंसंट्रेशन होगा 1 मोल। अब आप जरा सोचो, 1 मोल अगर H2 का है तो 1 मोल ही क्लोरीन का चाहिए, ठीक है। 1 मोल अगर H2 का है तो 1 ही मोल किसका चाहिए, क्लोरीन का, क्योंकि स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो 1:1 है। तो 4 मोल क्लोरीन में से केवल 1 मोल ने रिएक्शन करी होगी, बचे कितने होंगे 3 मोल। अब जरा आप सोचो, अगर इसका 1 मोल इसका 1 मोल रिएक्शन करते हैं तो 2 मोल बनते हैं। तो हाइड्रोजन के जब 1 मोल ने क्लोरीन के 1 मोल से रिएक्शन करी होगी तो HCl के कितने मोल बनेंगे, HCl के मोल बने होंगे 2। अब इसको जरा ग्राफ में बनाइए, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। देखो बेटा, इनिशियली HCl के मोल कितने हैं 4, इनिशियली H2 के मोल कितने हैं 2, और इनिशियली HCl के मोल कितने हैं 0। जब रिएक्शन हुई तो H2 के मोल 2 मोल से कितने हो गए 1 मोल, मतलब 2 मोल से कम होना स्टार्ट हुआ और 1 मोल पे जाके कांस्टेंट हो गया। ये किसका बनाया मैंने, ये बनाया H2 का। अब जरा सोचो Cl2 का, Cl2 के इनिशियली मोल थे 4, लेकिन कांस्टेंट कहां पे हुआ 3 पे, तो ये कम होना स्टार्ट हुआ और कम होते 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 3 पे जाके कांस्टेंट हो गया। ये हो गया Cl2 का। अब जरा HCl का सोचो, पहले 0 मोल थे लेकिन अब कितने मोल हो गए 2 मोल, तो HCl ने बढ़ना स्टार्ट किया, 0 मोल से बढ़ बढ़ के कितना हो गया 2 मोल पे जाके कांस्टेंट हो गया। तो ये HCl का कंसंट्रेशन हो गया। तो अब जरा सोचो बेटा, क्या ये ग्राफ फिक्स है, क्या ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा? जरा प्रैक्टिस करना इसी की, H2 प्लस Cl2। मैं कुछ आपको डाटा देता हूं, आप कोशिश करना बनाने की। इसका मान लो इसके 6 मोल है और इसके 10 मोल है और इसके 0 मोल है। रिएक्शन के बाद इसका मान के चलो 50% डिसोसिएट हो गया, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ H2
इज 50%। बना के देखना बेटा, ग्राफ बनाना मैं नेक्स्ट क्लासेस जब करूंगा तो यहीं से स्टार्ट करूंगा। एक दूसरा डाटा लेना, इस बार हम मानते हैं कि H2 का कंसंट्रेशन है 20 और Cl2 का कंसंट्रेशन है 8। ठीक है, इस बार क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन दे रखी है, पहले क्या दे रखा थी, हाइड्रोजन की, अब क्लोरीन की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन है, अगेन मैं ऐसा डाटा लेता हूं जो आप बना सको 50%। ठीक है, और आपको बेटा ग्राफ बनाने हैं, किसके ग्राफ बनाने हैं, आपको ग्राफ बनाने हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के। ठीक है, ये आपको ग्राफ बनाने हैं बेटा। मैंने एक क्वेश्चन और रखा है यहाँ पे, इसको भी लिख देता हूँ। ये मान लो इसके 2 मोल है और इसके 6 मोल है, इसके 0 मोल। यहाँ पे मैं डाटा मान लेता हूँ 50, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन इज 50%। 50% डिसोशिएट होता है, आपको होमवर्क में ये भी करना है। ठीक है, ये मैं खुद से कराऊंगा इसको चलो ये भी कर लेते हैं। ये 5 मोल है इनिशियली, ये सारे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये 0 मोल, ये 0 मोल। जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया तो 40% PCl5 डिसोशिएट हो गया। 40% PCl5 डिसोशिएट होगा, आपको ग्राफ बना के बताना है मुझे। ठीक है, ये मैंने आपको करा ही चुका हूँ, आज बहुत सारे एग्जाम्पल कराए हैं इसके। ठीक है, ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखते हैं अगर कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके करने लायक होंगे तो उसको रखेंगे, वरना यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास रहेगा। ठीक है, चलो इन सारे क्वेश्चनों को बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं ही कराता हूं पहले एक बार, फिर क्लास में ही डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको बेटा सभी बच्चों को समझ में आया होगा। जो भी चीज़ क्लियर नहीं हो बेटा डाउट बताना मेरे को। एट द एंड आप लोग कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे ये समझ में नहीं आया। कमेंट करना, अगली क्लास जब बनाऊंगा तो उसमें आपके कमेंट का आंसर दूंगा। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाना, शेयर करना। ठीक है बेटा, अब अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।